गिब्स फंक्शन, और गिब्स फंक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है उस पर। तो ये सारे पार्ट कवर हो रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कोई एक पार्ट नहीं है बल्कि बिखरा हुआ है, और 2-3 साल से जो ज्यादा पूछा जा रहा है वो गिब्स फंक्शन पे ज्यादा पूछा जा रहा है, एंट्रोपी गिब्स फंक्शन पे। तो सारी चीजें देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वन बाय वन रिवाइज भी हो जाएगा, जहां तुम्हें अगर कोई पॉइंट लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, वो भी क्लियर कर लेना उसी में। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला पार्ट। तो तुमको पता है ऑलरेडी, सबसे स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, कोई बात करने की जरूरत नहीं हमें। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, विद एग्जांपल तुम्हें याद होने चाहिए। जेई मेन में इस पर क्वेश्चन आ सकता है जो तुम देने जा रहे हो अभी। फिर इसके बाद स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस पर भी क्लियर होना चाहिए, जेई मेन में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन। आफ्टर दैट बेसिक डेफिनेशन थी लाइक प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। स्टेट फंक्शन के बाद पाथ फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और फिर हीट क्या चीज है, कैसे डिफाइंड है, वर्क कैसे डिफाइंड है, बेसिक कैलकुलेशन दोनों पर, हीट एंड वर्क। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी से, बेसिकली जहां पे सब एडवांस की बात करनी है, क्योंकि उसमें कहाँ क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा। तो देखो इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी का सम है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करते हैं केवल, और इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी जब तुम बात करते हो कि ओवरऑल एनर्जी का सम है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा। तो जब सिस्टम नॉर्मल स्टेट चेंज करता है, तो नॉर्मल स्टेट चेंज में इसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, अदर एनर्जीज कांस्टेंट रहती। लेकिन जब रिएक्शन वगैरह होती है तो अदर एनर्जी वाले टर्म भी वेरी करना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मल स्टेट चेंजेस में केवल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे वेरी करेगी उस पर वेरी करेगी वो भी, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम जैसे वेरी करेगा उस पर वेरी करेगी। तो इसलिए तुम जब इंटरनल एनर्जी को लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। अच्छा, ये जब तुमने टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम का फंक्शन लिखा तो ये सिंपल नॉर्मल स्टेट चेंजेस के लिए है, बहुत क्लियर ध्यान रखना। नॉर्मल स्टेट चेंजेस के लिए जहां कोई केमिकल रिएक्शन, किसी तरह का फेज ट्रांजिशन, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे सिस्टम जा रहा है। और u को अगर फंक्शन ऑफ टीवी लिखा है तो du क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फाइनल वैल्यू एन सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डीवी। लिख सकते हो कि नहीं? ये जनरल फार्मूला है नॉर्मल स्टेट चेंजेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज का। और इसमें भी तुम अगर देखो तो जनरल हम लोग यूज में जो लेते हैं प्रोसेस में, वो आइडियल गैस ही लेते हैं ज्यादा। तो आइडियल गैस के केस में सेकेंड टर्म जीरो होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन। तो इसी चीज को जो ज्यादा यूज में आएगा तुम्हारे, वो आइडियल गैस के लिए आएगा। तो आइडियल गैस के लिए हम डी को क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस के लिए डी को हम लिख सकते हैं एन सी वी डी टी, बिकॉज सेकेंड टर्म जीरो है। तो आइडियल गैस के लिए डी यू एन सी वी डी टी है।
इसी तरह अगर सॉलिड लिक्विड की बात करो तो सॉलिड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, और सॉलिड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो भाई जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो सेकेंड टर्म क्या रहेगा, जीरो। तो सॉलिड लिक्विड के लिए भी इंटरनल एनर्जी चेंज की यही वैल्यू आती है। हाँ लेकिन रियल गैस के लिए जब बात करोगे तो रियल गैस के लिए पूरा फार्मूला ही यूज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज का। रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज का ये पूरा का पूरा फार्मूला ही यूज में आएगा। ठीक है भाई, अब पूरा का पूरा फार्मूला यूज में आएगा तो इसमें भी एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं कि रियल गैस में हम लोग वैसे तो वंडर वॉल गैस ही पढ़ते हैं, तो वंडर वॉल गैस के लिए ये जो टर्म लिखा है सेकेंड वाला, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वंडर वॉल गैस के लिए इसकी वैल्यू आती है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। इसको याद रखोगे, डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं। वंडर वॉल गैस कभी आ जाए तो ये वैल्यू एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब यहां से तुम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हो, चाहे आइडियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, या वंडर वॉल गैस हो, रियल गैस हो। अदर कोई गैस लेंगे वंडर वॉल के अलावा रियल, तो उसमें ये वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड की होगी, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ध्यान देना, ये सिंपल स्टेट चेंजेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई फेस ट्रांजिशन हो रहा है, वहां पे ये फार्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखना, इसको यूज में आ जाता है कभी काफी एडवांस क्वेश्चंस में। नाउ देखो भाई, ये तो हो गया डी इंटरनल एनर्जी चेंज, और इसी तरह अगर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि एंथैल्पी को भी फंक्शन लिख सकते हो, क्योंकि एच क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है, एच होता है यू प्लस पीवी, और एच अगर यू प्लस पीवी होता है तो यू डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर, और पीवी तो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, तो इसको प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन लिख सकते हो। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स, मतलब ये तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, एच इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीन वेरिएबल की इक्वेशन है। अब इन तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में रिड्यूस करके लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए आपस में, तो इसलिए इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ पीटी या दिस इज अ फंक्शन ऑफ टीवी या दिस इज अ फंक्शन ऑफ पीवी। कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंटरनल एनर्जी चेंज को, देखो इसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेसिकली प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए ये फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम ये वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा टेम्परेचर। लिख किसी भी फॉर्म में सकते हो, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो कोई भी फॉर्म में इसको तीनों में से लिख सकते हो, बट कैलकुलेशन इसकी पीटी की फॉर्म में करते हैं, और पीटी की फॉर्म में करते हैं तो देखो वैल्यू वैसे ही तो आएगी, डीएच कितना आता है, एन सी पी डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। ये जनरल वैल्यू है, और नॉर्मल स्टेट चेंजेस के लिए ये भी है। और अगर आइडियल गैस की बात करोगे तो आइडियल गैस के केस में ये रिड्यूस हो जाती है तुम्हारी एन सी पी डी टी इसके अलावा चाहे रियल गैस हो या सॉलिड लिक्विड हो,
सबके लिए ही वैल्यू का ये जनरल फार्मूला है, सबके लिए वैल्यू का ये जनरल फार्मूला है। क्लियर है पॉइंट? और एच और यू को जब आपस में रिलेट करोगे, मैं पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं, इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्टेटमेंट टाइप भी कैलकुलेटिव भी। और एच और यू को आपस में रिलेट करोगे तो भाई डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी लिख सकते हो। और इसी इक्वेशन को जैसा भी सब्सटेंस हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जहां स्टार मारा मैंने। एडवांस में कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी रिलेशन पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी आ चुके हैं। अभी मैं दिखाऊंगा लास्ट में, जैसे थोड़ा कवर कर लूं। और एक स्टेटमेंट तो तुम्हें याद ही है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला हीट चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एच को। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाला हीट चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा यू को। तो ये बहुत बार यूज होती रहती है लाइन कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिलीज जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है भाई? अभी इस पर आएंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। नौ इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्क, तो वर्क के बारे में हमें पता है ऑलरेडी कि वर्क की जितनी भी कैलकुलेशन है, जनरल फार्मूला तो वर्क का है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। या अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसी को माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी भी लिख सकते हो। ये रिवर्सिबल का है और ये रिवर्सिबल का है फार्मूला। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इरिवर्सिबल के लिए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी रिवर्सिबल के लिए। ठीक। अच्छा, कैलकुलेशन जो ज्यादातर यूज होती है तुम्हारे में वो आइडियल गैस के लिए वर्क की कैलकुलेशन यूज होती है। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस हो तो हम इन बेसिक फार्मूलों से ही कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस हो तो इन बेसिक फार्मूलों से ही कैलकुलेशन सारी हमें करनी है। अच्छा, जरा आइसोथर्मल का बता दो वर्क। आइसोथर्मल का वर्क रिवर्सिबल में माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या इसी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोबैरिक माइनस पी डेल्टा वी, या पी डी वी लिख दो, कोई फर्क नहीं है। आइसोकोरिक में तो जीरो है। और एडियाबैटिक एडियाबैटिक में W ये भी लिख सकते हो एन सी वी डी टी, क्योंकि Q तो जीरो होता है और Q जीरो है तो W डेल्टा U के बराबर। या यही थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है ना? तो इस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये सब पता है, मैं बस उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन को रिलेट करूंगा इन सब चीजों से। अच्छा भाई, पॉलीट्रॉपिक में भी कई बार आ चुका है, तो पॉलीट्रॉपिक में वर्क का फार्मूला बताओ। पीवी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन लिख सकते हो जहां एक्स है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। वर्क का फार्मूला पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है? और अगर मोल कांस्टेंट है ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो इसको तुम लिख सकते हो पी टू वी टू को एन आर टी टू, पी वन वी वन को एन आर टी वन, लेकिन जब दिया हो कि मोल कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं। और इसमें मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला CV प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, ये भी काफी यूज में आता है कई सारे क्वेश्चंस।
अब जरा देखते हैं क्वेश्चन इतने पार्ट से क्या क्या पूछे गए अब तक, या कहाँ बाहर निकल रहा है, ताकि तुम्हें उसका आइडिया रहे एग्जैक्टली। जैसे देखना भाई, इसमें क्या दोनों मिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री का भी पार्ट ले रखा है। तो पहले क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ किस पार्ट के हैं। जैसे देखो, एक पार्ट ये है जहां पे वर्क को रिलेट करके आ चुका है, मिक्सअप क्वेश्चन ही आते हैं बेसिकली इसमें, कि ये वर्क है साथ में एंट्रोपी वगैरह बेसिक। ये तुम्हारा देख लो कैलकुलेशन, वही प्रोसेस, उसका वर्क डेल्टा यू से रिलेटेड है क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब भी हमें वर्क पूछा जाए, कंपेयर कराया जाए, कि जैसे सी ऑप्शन में लिखा वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक, तो वर्क का जब भी कंपेयर कराया जाए तो हम विद साइन ही बात करेंगे। हमें दिख रहा है कि एरिया तो ऊपर आइसोथर्मल वाले का ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आइसोथर्मल का ज्यादा है, लेकिन साइन अगर देखो तो नेगेटिव है, तो आइसोथर्मल वाला वर्क मोर नेगेटिव है। तो मोर नेगेटिव का मतलब विद साइन तो स्मॉलर हुआ ना। तो ये चीज का ध्यान रखोगे कि कहीं भी तुमसे जब तक मैग्नीट्यूड ना लिखा जाए तब तक साइन की फॉर्म में ही बात करोगे। ये देखो बेसिक क्वेश्चन ही है प्रोसेस पर, तो मैं इसलिए मार्क करा रहा हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस पर बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें पूछी गई। ये जो तुमने वर्क वगैरह की जो कैलकुलेशन की थी उसी पर तो सारा है, एक्सपेंशन पर। देख लो क्वेश्चन किया होगा ना 2017 का जेई एडवांस, कि तुम्हें गैस को P1 V1 T1 से एक्सपेंड करा रहे हैं P2 V2 T2 तक, और उसमें अलग अलग स्टेटमेंट पूछ दिए कि वर्क डन ऑन गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली। तो वर्क का कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली। अच्छा, आइसोथर्मल में मैं तुम्हें सिंपल लाइन याद करा दूं कि आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर बढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क बढ़ता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का करा रहे हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंक्रीज होता है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर करा रहे हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डिक्रीज होता है। सिमिलरली एडियाबैटिक के लिए भी होता है, जहाँ टेम्परेचर अलग अलग हो फाइनली, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में। हाँ बेटा, चलो अभी उस पे आते हैं, बताते हैं, अभी क्वेश्चन पे पहले बात कर लें। तो ये देखो उन्हीं स्टेटमेंट्स पे पूरा क्वेश्चन है, इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स पे जो हम लोगों ने बेसिकली वर्क वगैरह पे बात की थी। ये वाला देखो, इसमें वही तो है क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं आइडियल गैस के लिए, बस चेक करनी है पाथ पे। एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, यही लगा के चेक हो जाएगा। 2018 में आया था और पिछला वाला 17 में। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था जो मिक्स होता हुआ है डेल्टा एच और डेल्टा जी पे, सेकेंड लॉ पे बेसिकली, उस पे बात करेंगे।
ये देखो वर्क पर आया था कि नहीं एक, ये अभी 20 का ही क्वेश्चन है। तो मतलब एक फोकस करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट है तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, पढ़ भी चुके हो, पता भी है, बट लास्ट मोमेंट का फोकस किधर होना चाहिए बेसिकली उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो खैर एंट्रोपी पे अभी देखेंगे, बात करेंगे। ये एडियाबैटिक प्रोसेस पर पीवी डायग्राम जो भी बताया जा रहा है उस पे है, 21 में ही आया लेटेस्ट। एडियाबैटिक आइसोथर्मल, ठीक है ना, उन्हीं प्रोसेस पर कनेक्ट होता हुआ क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट पे, सेकंड लॉ पे है। इसी तरह इधर वाले एंट्रोपी वगैरह पे ज़्यादा है क्वेश्चन। 21 में एक ये भी आ चुका है क्वेश्चन, U/R दिया है एंट्रोपी के साथ और उसको पूछा, याद है ना। और ये देखो बेसिक क्वेश्चन, डेल्टा एस, फेज ट्रांजिशन, एलोट्रोपिक चेंज, उन पर बेसिक में SD कॉलम आया था 11 में। तो मतलब यही पार्ट है, जितने पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बोले हैं सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें नोटिस करोगे थर्ड लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना उससे कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन है। जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसमें नहीं है। तो वहां पे क्या स्टेटमेंट बेस पूछे जाते हैं बहुत, और जेई मेन में लेकिन एक कैलकुलेशन बीच में पूछी जा चुकी है 2-3 साल पहले। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे सिंपल बात कर रहे हैं फ्रीजिंग या मिक्सिंग, डिफरेंट प्रोसेस है, उन पर देखो क्वेश्चन ऐसे में SD कॉलम आ रहा है। चलो अगले पार्ट पे बात करते हैं, फिर आते हैं इसी पे। देखो वर्क को मैं एक बार शॉर्ट में तुम्हें बता ही देता हूँ। जैसे तुम ग्राफ बनाते हो, जब आइसोथर्मल के लिए बना लेते हैं, तो आइसोथर्मल में मान लो एक्सपेंशन करा रहे हैं, और एक्सपेंशन करा रहे हैं P1 V1 से P2 V2। तो ये A से B जा रहा है प्रोसेस, तो ये पूरा एरिया तुम्हें उसका वर्क दे देगा जब प्रोसेस को रिवर्सिबली करा रहे हो। और अगर यही काम एक सिंगल स्टेप में करा रहे हो, तो सिंगल स्टेप में भी दो ही पॉइंट मिलेंगे इक्विलिब्रियम के। जब सिंगल स्टेप में कराते हो तो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, दो स्टेप में कराते हो तो तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। तो ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हें, P1 V1, P2 V2, ठीक है। अब इसमें भी वर्क जब लिखोगे तो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी लिखोगे। तो वर्क बेसिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, तो इतना बड़ा एरिया जो ग्राफ का है वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज उसमें फाइनाइट इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। लेकिन हमें पता है कि वर्क तो -P2 V2 -V1 है, और ये वर्क ग्राफ में कितने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट हम वो एरिया यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहां से तुम कंपेयर कर सकते हो। यही काम अगर दो स्टेप में हो रहा है तो दो स्टेप में तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेंगे। P1 P डैश P2 V1 V डैश V2। तो वर्क दोनों स्टेप का लिखोगे जब, तो पहले स्टेप का हो जाएगा वर्क कितना, -P डैश V डैश -V1, ये पहले स्टेप का वर्क। और दूसरे स्टेप का -P2 V2 -V डैश, आएगा कि नहीं। और इसका अगर देखो तो P डैश इंटू V डैश -V1, तो ये वाला एरिया है ना, और दूसरा एरिया P2 इंटू V2 -V डैश, ये वाला एरिया। और ये एरिया कंपेयर करो तो एक स्टेप का वर्क तुम्हें कम लग रहा है, दो स्टेप का उससे ज्यादा, और स्टेप बढ़ाने पे बढ़ रहा है। तो अब ये रिजल्ट खैर दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे एग्जाम में, तो फटाफट निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टेप जैसे जैसे बढ़ते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंक्रीज होता है।
और कंप्रेशन के केस में नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डिक्रीज होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये वाले सारे पॉइंट दिमाग में रखोगे। डेल्टा यू से रिलेटेड, डेल्टा एच, वर्क, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का बेसिक क्या होता है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी और बेसिक्स। बस फार्मूला और दिमाग में स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली डेफिनेशंस जो है ना। दूसरा पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में जो सारा का सारा फोकस है जो पूछा जा रहा है वो डेल्टा एस और डेल्टा जी से पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तुम्हें इस पे, तो सेकेंड पार्ट में पढ़ते क्या हो, एक तो हीट इंजन वाली डेफिनेशन पढ़ते हो। क्या थी कि ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो किसी साइक्लिक प्रोसेस में यूज हो और एब्जॉर्ब हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हीट इंजन की एफिशिएंसी का कुछ फार्मूला आया था। इसको एक तो हम ऐसे लिखते हैं मॉड डब्ल्यू बाई क्यू, Q1 लिख लो हीट एब्जॉर्ब सपोज। ये फार्मूला बेसिक था, या इसी को 1 प्लस Q2 बाई Q1 लिख सकते हो। यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब है और Q2 हीट रिजेक्टेड है। इसका मतलब ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो किसी साइक्लिक प्रोसेस में यूज हो और एब्जॉर्ब हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाए। कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका पार्ट कुछ तो वर्क में जाएगा, रेस्ट पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा किसी लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड एज सिंक। तो सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर अगर T2 लें तो मैक्सिमम इफिशियंसी केवल एक ही केस में आती है। कौन से केस में? कार्नोट साइकिल के केस में। जब हम रिवर्सिबल बात करते हैं वो मैक्सिमम इफिशियंसी है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आती है? ये इफिशियंसी मैक्सिमम आती है 1 माइनस T2 बाई T1। ध्यान देना, T2 हम ले रहे हैं सिंक का टेम्परेचर और T1 ले रहे हैं सोर्स का। तो इफिशियंसी कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो 1 माइनस T2 बाई T1 का टर्म है वो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है 1 प्लस Q2 बाई Q1 की। इफिशियंसी कभी भी इससे ज्यादा नहीं आ सकती, ये मैक्सिमम इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का बेसिक फार्मूला तो यही है, कोई अदर साइकिल दी जाए तो मॉड डब्ल्यू बाई Q1 करके निकालोगे। अच्छा, यहाँ पे एक एसिमेट्री होती है स्टेटमेंट में, जैसे साइक्लिक प्रोसेस पे हीट इंजन अगर वर्क कर रहा है तो एब्जॉर्ब हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन तो इसको ऐसे बोलें कि इसका मतलब हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसको बोलते हैं नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पे बहुत पुराना एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में है। तो इसको बोलते हैं देयर इज नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन हीट एंड वर्क। ठीक है भाई, बात हम लोग एडवांस के हिसाब से ही कर रहे हैं। देखो बीच बीच में अगर कोई मेन के लिए जरूरी चीज आ जाती है तो वहां बता देंगे, बट बात एडवांस के हिसाब से ही सारी हो रही है। तो स्टेटमेंट दिमाग में फीड कर लो, कभी भी आ सकता है, मेन में तो कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट दिमाग में रहना चाहिए। तो यहां से तुम्हारे पास रिजल्ट आता है कि यहां से ये रिजल्ट आता है कि Q बाई टी, Q बाई टी की वैल्यू किसी साइक्लिक प्रोसेस में लेस देन इक्वल टू 0 होगी। Q बाई टी किसी साइक्लिक प्रोसेस में लेस देन इक्वल टू 0 होता है, याद है? इसमें लेस देन का साइन कब है? इरिवर्सिबल वाले केस में। और इक्वलिटी का साइन कब है? रिवर्सिबल वाले केस में। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में तो Q बाई टी 0 होता है, लेकिन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में Q बाई टी लेस देन 0 होता है। ठीक है ना?
फिर कुछ चीजें हैं यहाँ पे एंट्रोपी से रिलेट हो जाती हैं। तो एंट्रोपी चेंज जो डिफाइंड है बेसिकली, वैसे तो एंट्रोपी डिफाइंड है फंक्शन ऑफ डिसऑर्डर, और एंट्रोपी चेंज जो है वो क्यू रिवर्सिबल बाई टी ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिख सकते हो क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल। तो क्यू बाई टी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालते हो तो दिस इज रिप्रेजेंट एंट्रोपी चेंज। क्यू बाई टी किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालते हो तो दिस इज नॉट एंट्रोपी चेंज। ध्यान देना, सिस्टम का एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम का एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी तुमको पता है कि जितना ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ेगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि तुम्हें भाई डायमंड ग्रेफाइट दे दिया, बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, या कोई रिएक्शन लिखी है बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो तुम्हें पता है गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है। तो रिएक्शन में बात करनी है तो गैस के मोल जितने ज्यादा बढ़ेंगे एंट्रोपी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। चेक कर सकते हो, ये रिएक्शन बेस कई बार पूछा जाता है। और यही जो एंट्रोपी चेंज है, तो डेल्टा एस सिस्टम, तो ये तुम बोलते हो क्यू रिवर्सिबल बाई टी। डेल्टा एस सिस्टम जो है दिस इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं देखते, केवल माइनस क्यू बाई टी। डेल्टा एस सिस्टम क्यू रिवर्सिबल बाई टी, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू बाई टी, वहां रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं देखते। तो डेल्टा एस टोटल जो बनेगा, टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग या यूनिवर्स, तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू बाई टी, ये डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रहा है नेचर में, वो नेचर की एंट्रोपी को, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाएगा। तो ये वैल्यू किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो होती है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो होती है, और अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसके लिए इक्वल टू जीरो। तो दिस इज डेल्टा एस टोटल जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट कई बार इस तरीके से आ जाता है कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है सिस्टम के अंदर देन एंट्रोपी चेंजेस, टोटल एंट्रोपी चेंजेस ग्रेटर देन जीरो। जब टर्म यूज कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज तो वो मतलब होता है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज को या यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो तुम्हें जब पूरे टॉपिक में कैलकुलेट करना है तो सिस्टम का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि सराउंडिंग का तो हमेशा कितना है, माइनस क्यू बाई टी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है आइडियल गैस के लिए आता है फॉर्मूला क्या, NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। इसी को अलग अलग प्रोसेस के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हो। अच्छा, एडियाबैटिक में बात कर लेते हैं थोड़ी। एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है रिवर्सिबल तो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो होगा, सराउंडिंग भी जीरो होगा, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम नॉन जीरो होगा, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा। ठीक है भाई, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो, सराउंडिंग भी जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसीलिए एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं होती। बाकी सारा आइडियल गैस के लिए जनरल
फॉर्म है उससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई पॉइंट। फिर कई बार तुम्हें फेस ट्रांजिशन के लिए भी होता है, फार्मूला दिया जाता है, तो फेस ट्रांजिशन के लिए डायरेक्ट डेल्टा एच बाई टी करके एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो अगर रिवर्सिबल है फेस ट्रांजिशन। फेस ट्रांजिशन अगर रिवर्सिबल है तो उस केस में डेल्टा एस को डेल्टा एच बाई टी करके निकाल सकते हो, कई बार पूछ दिया गया है ये क्वेश्चन। और अगर इरिवर्सिबल है तो एक अल्टरनेट पाथ के थ्रू जाके कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मैं अभी बना रहा हूं उसमें। इरिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन है तो एक रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाके कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए कि भाई H2O सॉलिड को हम H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं एट 1 atm 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम्हें पता है 1 atm 27 डिग्री पर जब आइस लोगे तो अपने आप ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है। अब इसका एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट भी करना है तो हम डायरेक्ट डेल्टा एच बाई टी नहीं लिख सकते, तो हमें, क्योंकि ये डेल्टा एच या क्यू क्या आएगा यहाँ पे, इरिवर्सिबल वाला आएगा ना, और सिस्टम का एंट्रोपी तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। तो यहाँ पे हम अल्टरनेट पाथ बनाते हैं। जैसे मान लो 27 डिग्री पे पूरा सिस्टम है तो 27 डिग्री से पहले इसको लाएंगे 0 डिग्री सॉलिड में, 0 डिग्री पर कन्वर्ट करेंगे इसको लिक्विड में 0 डिग्री वाले, और वहां से इसका टेम्परेचर 27 डिग्री। तो डेल्टा एस जो आएगा ओवरऑल सिस्टम का वो डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3 के बराबर लिख सकते हो। ये कई बार मतलब जेई मेन में लास्ट 1-2 साल पहले आया था इस पर क्वेश्चन, एडवांस में आया था बट बिना कैलकुलेशन के आया था, सीधे बस सम करके लिखनी थी वैल्यूज। ठीक है भाई। तो इस चीज का ध्यान रखो कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं कनेक्ट कर लें कुछ, कैलकुलेशन ना देके घुमा फिरा के कैसे भी। क्या बेटा? नहीं, कौन सा डेल्टा एस? डेल्टा एस टू। डेल्टा एस टू तो डेल्टा एच बाई टी आ जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन वैल्यू दी होगी इस कंडीशन में अपॉन 273। ठीक है, बाकी तो निकाल ही लोगे। सॉलिड का टेम्परेचर अगर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज कितना होता है, NCm T2 बाई T1। लिक्विड का टेम्परेचर अगर T1 से T2 चेंज हो रहा हो तो एंट्रोपी चेंज NCm T2 बाई T1। तो रिवाइज कर लेना, किसी डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी चीज यूज नहीं आती क्वेश्चन में, सीधे एप्लीकेशन यूज होता है उसका। फिर इसके बाद डेल्टा एस रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी आ चुका है कई बार। रिएक्शन में होने वाला एंट्रोपी चेंज, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, तो ये तो बहुत आसानी से निकलेगा। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है ना। अगर रिएक्शन किसी प्रेशर P टेम्परेचर T पे कराई जा रही है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंट्रोपीज की एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, इसमें अगर टेम्परेचर मान लो प्रेशर P रखते हैं लेकिन टेम्परेचर T से बदल के T डैश कर देते हैं, और ये एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1, तो नया एंट्रोपी चेंज कितना होगा रिएक्शन का, अगर टेम्परेचर T से बदल के T डैश कर रहे हैं, बताओ। डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस कितना, हाँ, प्लस डेल्टा CP रिएक्शन बोलते हो ln T डैश बाई T। ये आता है कि नहीं? अगर एक टेम्परेचर पे रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पता हो, दूसरे टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, तो डेल्टा एस नया वाला क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा CP रिएक्शन ln T डैश बाई T या T2 बाई T1। ठीक है, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो, प्रेशर के साथ ये वैल्यू कैसी आएगी,
डेल्टा S1 प्लस डेल्टा NGR ln P1 बाई P2 या P2 बाई P1। ठीक है, लिख सकते हो। याद आया फॉर्मूला कुछ? हालांकि यूज नहीं आता, फिर भी कई जगह काम हो जाता है इससे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए सब चाहिए। अच्छा, थर्ड लॉ क्या था, याद दिलाओ। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं उनकी एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट है तब एंट्रोपी नॉन जीरो होगी। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस एंट्रोपी की कुछ भी वैल्यू शो करता है जो 0 नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल एंट्रोपी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस कुछ भी एंट्रोपी शो करता है तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड रेसिड्यूअल एंट्रोपी। ठीक है ना। वो रेसिड्यूअल एंट्रोपी बेसिकली एनर्जी तो 0 होती है, तो उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं उनके बेसिस पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, जरूरत नहीं हालांकि। अब ये जो पॉइंट तुमसे पूछा जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज का जो बेसिक है उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। अभी मैं डेल्टा जी कवर कर लूं, फिर उसके बाद रिलेट करूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। और इसी तरह गिब्स फंक्शन G इक्वल टू H माइनस TS है। तो यहां एक तो इक्वेशन तुम यूज करते हो भाई, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली। इसी को माइनस T डेल्टा S टोटल भी लिखा जा सकता है इस कंडीशन में। और यहां से हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताते हैं कि अगर डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कोई प्रोसेस करा रहे हो, तो अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 आ रहा है इसका मतलब रिवर्सिबल है इक्विलिब्रियम पर। रिपीट कर रहा हूं, कब है ऐसा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करा रहे हो प्रोसेस को, और डेल्टा जी अगर उसका नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 है इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो ये केवल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ही बोला जाएगा, ये नहीं कभी बोल दो, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट आता है when delta G is negative process is always spontaneous। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर केवल स्पॉन्टेनियस होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जरा सी चीज है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, और एक इक्वेशन और आती है अपने पास, ये कब आती है, क्या कंडीशन है? एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए रिवर्सिबल, दूसरा W नॉन PV होना चाहिए 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर नॉन PV वर्क 0 है तो DG को जनरलाइज लिख सकते हो VdP माइनस SdT। और इसी में भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो और आइसोबैरिक के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो इक्वेशन। हाँ बेटा, नॉन PV वर्क मतलब अगर देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो आइदर हीट की फॉर्म में होती है या वर्क की फॉर्म में होती है। तो वर्क में जहां प्रेशर वॉल्यूम के चेंज की वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ऐसा वर्क क्या होता है, पीवी। जहां विदाउट दिस हो रही है ऐसा वर्क क्या होगा, नॉन पीवी। जैसे बहुत सिंपल कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल वर्क, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर एक्सचेंज हो रही है तो दैट इज नॉन पीवी वर्क, क्योंकि वो हीट तो है नहीं, तो वो नॉन पीवी वर्क हुआ। तो अगर नॉन पीवी वर्क 0 है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो उस कंडीशन में डीजी को VdP माइनस SdT, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। एक तुम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हो ऑल्सो,
कि फॉर्मेशन थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट हो रहा है कि फॉर्मेशन के किस फंक्शन दिए हैं अगर प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के, तो डेल्टा जी को लिख सकते हो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां से भी कई बार डेल्टा जी निकालने के लिए बोल दिया जाता है वैल्यू। और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेटेड है? डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये तो तुम्हारी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहां तुम्हें पता है क्यू जो है वो क्यू पीसी है, और यूनिट क्यू की क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्यू की नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में आती है। और इसी से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस हम करा रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी तो जीरो होता है, और डेल्टा जी नॉट को क्या लिखते हो? माइनस आर टी एल एन के। तो ये इक्वेशन है तो छोटी सी लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, डेल्टा या यहां से हम अगर एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए तो तुम्हें पता है डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट भी लिख सकते हो। तो एल एन के हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर। ठीक है, तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर ग्राफ का स्लोप होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच की वैल्यू पर। हमने बना दिया ऐसे, बट स्लोप हो सकता है पॉजिटिव भी, हो सकता है नेगेटिव भी। ये ग्राफ कई बार दिया जाता है और इससे चीजें पूछी जाती। और दूसरा इंटरसेप्ट जो है वो डेल्टा एस नॉट बाई आर है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इन पार्ट पे जहां पे हम बात कर रहे हैं फोकस की, क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। ये मैं सारी चीजें समराइज की हैं, काम की चीजें जो एडवांस के हिसाब से तुम्हें रिक्वायर्ड है। देखें भाई क्वेश्चन, चलो चेक करते हैं। कुछ लिख तो नहीं रहा था कोई? तो अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं जेई के सारे क्वेश्चंस में से। देखो एक ये क्वेश्चन आ चुका है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पे, डेल्टा जी नॉट की कैलकुलेशन पे। अच्छा क्वेश्चन है, 17 में आया। तो 17 में आया तो भाई क्या इस क्वेश्चन में किया जाए, जरा देखो पढ़ो, कर तो चुके ही होगे फिर भी देखते हैं। भाई इसमें डेल्टा जी नॉट तुम्हें ग्रेफाइट का दिया है, फॉर्मेशन का डायमंड का दिया है, और स्टैंडर्ड स्टेट वगैरह बता दी क्या है, और ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन हो रहा है जिससे वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है 2 × 10⁻⁻⁶, 298 केल्विन पे आइसोथर्मली हो रहा है प्रोसेस। तो प्रेशर बताना है जिस पे ये इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी वैल्यू 0 होगी ना, जितना किस फंक्शन उसका होगा उतना ही डायमंड का होगा। क्या किया जाए? इधर आ जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, से डायमंड, और प्रोसेस को आइसोथर्मली करा रहे हैं, टी तो फिक्स है ओवरऑल। अब पहले प्रेशर 1 बार रखा गया है, बाद में सपोज पी बार हो गया जिस पर इक्विलिब्रियम आ रही है। अभी प्रेशर 1 बार है स्टैंडर्ड, बाद में पी बार है जिस पर की इक्विलिब्रियम आ रही है। तो तुमको पता है
कि डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी से। टी तो कांस्टेंट है तो ये सेकेंड टर्म तो हटा दो, डी जी की वैल्यू वी डी पी होती है। तो अगर प्रेशर चेंज करोगे भी तो ग्रेफाइट के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डायमंड ग्रेफाइट खुद तो इनकम्प्रेसिबल ही है। तो पहले वैल्यू मान लो इसकी है G1 नॉट, इसकी वैल्यू है G2 नॉट, और जब प्रेशर P बार किया तो ये G1 है और ये G2 है। अच्छा, तुम्हें पता है कि DG की वैल्यू VDP होती है, प्रेशर अगर P1 से P2 चेंज करो तो यहाँ पे G1 माइनस G1 नॉट क्या लिखा जा सकता है, V ग्रेफाइट, ऐसे लिख रहे हैं, VG मतलब V ग्रेफाइट इंटू DP, तो ये DP क्या हो P माइनस 1, और ऐसा ही डायमंड के लिए लिख सकते हो G2 माइनस G2 नॉट, क्या लिखें, V डायमंड इंटू P माइनस 1, ठीक है। और अगर इक्वेशन 2 से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो देखो G2 माइनस G1 माइनस G2 नॉट माइनस G1 नॉट, ठीक है, इक्वल टू VD माइनस V ग्रेफाइट इंटू P माइनस 1, आएगा कि नहीं। अच्छा, P प्रेशर है इक्विलिब्रियम वाला, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें वही तो कैलकुलेट करना है, तो P प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम वाला, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या है, 0, तो 0 है तो ये टर्म तो क्या होगा तुम्हारा 0, ठीक है। और G2 नॉट माइनस G1 नॉट डेल्टा जी नॉट हो गया रिएक्शन का, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा V इंटू P माइनस 1। अब तुम्हें देखो ऊपर क्या चीज दी गई थी, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकाल सकते हो यहां से, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, माइनस तो अलग कर दो, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब डायमंड 2.9 माइनस ग्रेफाइट 0, तो ये किलो जूल में वैल्यू है। अब वैल्यू डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ गए क्वेश्चन। तो यहाँ दो चीज यूज हुई, एक तो तुम्हारा वो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला, और बाकी डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी वाला। हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये तो बात कर ही चुके थे वर्क वगैरह पे। ये क्वेश्चन भी देखो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि नहीं। अब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से रिलेटेड है तो तुम जरा इसमें देखो, ए से प्रोडक्ट की रिएक्शन तुम्हें दी गई है, और ए से प्रोडक्ट की रिएक्शन दी गई है, और एक ये लाइन ड्रॉ की गई है 5 पर, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 से ऊपर है और रिएक्टेंट की 5 से नीचे। तो अगर प्रोडक्ट की 5 से ऊपर है, रिएक्टेंट की 5 से नीचे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 ही तो होगा भाई, P बाई यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो P ज्यादा है 5 से और A कम है 5 से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, ग्रेटर देन 1, चाहे वो T1 टिप पे देखो चाहे वो T2 पे देखो। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट तो माइनस RT/ln(k) होता है, और K ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट, इसका मतलब इसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिया है कि T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट तो कम हो रहा है और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, जरा ग्राफ देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है, ये रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, और बैकवर्ड जा रही टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो मतलब कैसी होती रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होती ना, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। स्टैंडर्ड वैल्यूज पे बात हो रही है इसलिए नॉट लगा रहे हैं।
तो देखो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, दो चीजें आ गई। अब इसमें एक चेक करना है तुम्हें एंट्रोपी का। अब एंट्रोपी का चेक करना है तो जरा ध्यान दो कि तुमको एक पॉइंट और दिया है, एक तो डेल्टा एच और डेल्टा एस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर कम जाने ज्यादा करने पे वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। दूसरा तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया है कि रेशियो ऑफ एल एन के एट टी वन टू एल एन के एट टी टू इज ग्रेटर देन टी टू बाई टी वन। इसका मतलब एल एन के टू लिख लें अपॉन एल एन के वन। एक मिनट, एल एन के एट टी वन, तो एल एन के वन अपॉन एल एन के टू इज ग्रेटर देन टी टू बाई टी वन। ये दिया है कि नहीं? और ये दिया है तो तुम अगर इसमें एक काम कर लो कि इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखो कि T1 T2 मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन में, ठीक है? तो ये हो जाएगा, आर भी दे दो इसमें, तो आर टी एल एन के वन अपॉन आर टी एल एन के टू, मतलब आर टी वन एल एन के वन अपॉन आर टी टू एल एन के टू इज ग्रेटर देन वन। अब आर टी वन एल एन के वन को क्या लिख सकते हो? माइनस डेल्टा जी होता है आर टी एल एन के, तो इसकी जगह लिख सकते हो तुम माइनस डेल्टा जी वन नॉट, और इसकी जगह लिख सकते हो माइनस डेल्टा जी टू नॉट। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी जगह क्या लिखोगे? हम बैक जा रहे हैं इससे, चलो इधर लिख लेते हैं। माइनस डेल्टा जी वन नॉट के क्या लिखे? माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस टी वन डेल्टा एस नॉट अपॉन उसकी जगह माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस टी टू डेल्टा एस नॉट लिख सकते हो, ग्रेटर देन वन। अब कंपेयर करो, ये वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है, माइनस डेल्टा एच तो दोनों में बराबर है, डेल्टा एस टू भी बराबर है, ठीक है? तो अब और दूसरा डेल्टा एच नेगेटिव है, ये टर्म क्या है? तो ये हो गया पॉजिटिव, T1 तो पॉजिटिव है ही, और ये डेल्टा एस टू कुछ भी हो सकता है अभी, तो ये पॉजिटिव प्लस T2 और डेल्टा एस। तो अब सोचो कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो T2 तो T1 से बड़ा है, तो ये मोर पॉजिटिव होगा, ये लेस पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू आएगी लेस देन वन। इसका मतलब डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा लेस नेगेटिव, ये वाला पार्ट हो जाएगा मोर नेगेटिव, तो ये लेस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये मोर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो रेशियो ग्रेटर देन वन होगा। तो ऐसे चेक कर सकते हो इस चीज को डेल्टा एस के बारे में, ठीक है? और ये मतलब ऐसा नहीं हल्का क्वेश्चन है, इसमें डेल्टा एच तो ठीक है निकाल लिया, डेल्टा जी भी निकाल लिया, एंट्रोपी पे अटक गए, मल्टीपल चॉइस। तो मतलब आजकल फिलहाल 2-3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। हाँ, लेकिन पार्ट उनका फोकस वही गिब्स फंक्शन एंट्रोपी रिलेटेड पार्ट पे ज्यादा फोकस, ठीक है भाई? ऐसे ही देखो तो तुम ये वाला क्वेश्चन जो है वो एंट्रोपी पर ही अच्छा क्वेश्चन है, किया है ना सबने? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, किया है? मुस्कुरा रहे हो, ठीक है? ये तो खैर आसान है, 21 में आसान आया था, 22 का पता नहीं। ये भी क्वेश्चन ठीक है, 18 में था, ठीक क्वेश्चन ही है। तो एक बार ये वाले क्वेश्चंस घर पर तुम सॉल्व करना, तो देखोगे तो रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन मतलब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आए थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट, और उसमें भी फोकस थर्मोडायनेमिक्स 2 मतलब एंट्रोपी गिव्स फंक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस है,
तो तुम्हें भी अपना फोकस उन पॉइंट्स पे लेके ये वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना, बाकी असाइनमेंट में मिलेंगे ही। और क्लियर है? नो थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आसान है, कुल मिला के तुम क्या क्या चीजें पढ़ते हो पहले तो वो पता हो, फिर आसान दिखेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में मैं बता दूं तो क्वेश्चन जेई एडवांस में, मतलब अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए कि क्वेश्चन फिलहाल नहीं आ रहे हैं, आ जाए 22 में तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहे हैं, मेन में खूब आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री इसका मतलब ये नहीं कि पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, लेकिन उस पर जो पहले आए हुए क्वेश्चन है वो बड़े बेसिक क्वेश्चन है। जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन की डेफिनीशन क्या है, उस डेफिनीशन पे क्वेश्चन है कि 4 रिएक्शन दी है, कौन सा फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही, कौन सा नहीं। ठीक है, और एक बार बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन जो मतलब अभी पूछे तो कम ही जा रहे हैं इस पे हालांकि, लेकिन इसमें कुल मिला के तुम्हारे 4-5 पार्ट है, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन है। बस मैं समराइज करता हूं, जैसे एक तो डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच सॉल्यूशन और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। तो ये 5 पार्ट है पूरे इसमें, बाकी छोटा छोटा सपोर्ट इसका है। तो इन पर फोकस करो और उसके हिसाब से काम करो। जैसे फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल बना रहे हैं, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट से जो अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हो, तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कई सारी रिएक्शन लिख दी, अब उसमें चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस डेफिनेशन को, कौन सा नहीं। और यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से अगर डेल्टा एच रिएक्शन निकाल रहे हो तो एक फार्मूला और आ जाता है हेस लॉ की मदद से, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स उनकी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, उनका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या लेते हैं, 0। अब नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फॉर्म, क्योंकि कई बार वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं भी होती, कई केसेस में तो ऐसी फॉर्म भी यूज होती है, जैसे फास्फोरस के केस में व्हाइट फास्फोरस को हम रेफरेंस फॉर्म यूज करते हैं, उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू 0 मानते हैं। इसी तरह कंबशन में 1 मोल जला रहे हो किसी सब्सटेंस का, बर्न कर रहे हो और उसको कंप्लीटली बर्न कर रहे हो। कंप्लीटली बर्न का मतलब जो प्रोडक्ट बने उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ हम बर्न ना कर पाए, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, सल्फर को जलाओगे क्या बनेगा, SO2 या SO3? SO2 बनेगा, लेकिन SO3 बनता है वो अलग तरीके से बनता है। कंबशन की जब बात करोगे तो सल्फर को SO2 में ही ले जाओगे, ठीक है ना, नेचुरली जिसमें जा रहा है बर्न। ठीक है, और कंबशन वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, फॉर्मेशन वैल्यू जरूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कंबशन वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। और कोई एक रिएक्शन हो सकता है कि एक से ज्यादा डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रही, और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंथैल्पी। तुम जेई मेन के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो लगभग 40 से 50% के बीच बॉन्ड एंथैल्पी के ही क्वेश्चन नजर आएंगे। तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड एंथैल्पी सबसे इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन रेयर तुम्हें दिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के भी रेयर दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन्हीं 3 में से होता है और सबसे ज्यादा इसमें बॉन्ड एंथैल्पी है, तो इसी हिसाब से फोकस करके चलना। क्या बेटा? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.1 किलो जूल पर मोल, ये तो होती है, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दिया जाए तो वही यूज करोगे। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर -13 ही लिख दी तो -13 के हिसाब से करोगे, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट? तो ये पार्ट आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती, कई बार ऐड सब्सट्रैक्ट करने वाली जहां पे गलतियां होती, तो उसको थोड़ा ध्यान रखो लोग। ठीक है। अब भाई लास्ट टाइम का एक असाइनमेंट दिया था तुम्हें, किया तुमने? काइनेटिक्स था ना? चलो चेक कर लेते हैं उसको। तो इसमें वैसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग के किए थे, फिर भी मैं पूछ सारे रहा हूं, जहां भी तुम्हें लगे बताना, उसको अपन करते हैं। देखो पार्ट ए में 1 से 10 में किसी का कोई डाउट आ रहा है? 1 से 10 पार्ट ए में किसी का आ रहा हो डाउट? 10? टेन का ए, चलो हम देखते हैं। देखो 10 में सारे देख लेंगे। 2x प्लस वाई से प्रोडक्ट दिया है, 2x प्लस वाई क्या बना रहा है? प्रोडक्ट पी। और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है dp बाई डी टी इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। और बोल रहे हैं 2 मोल x के मिक्स करते हैं 1 मोल y के साथ 1 लीटर के कंटेनर में। तो भाई ये हो गया, तो t इक्वल टू 0 पर x की जो कंसंट्रेशन है वो 2 है और y की कंसंट्रेशन है 1। ठीक है। और 50 सेकेंड पे 0.5 मोल y के बचे हुए हैं, तो t इक्वल टू 50 पे अगर 0.5 बचे हुए हैं, इसका मतलब 0.5 रिएक्ट कर चुके हैं, तो a कितना बचा होगा? 1। ठीक है। इस केस में देखो तो लिमिटिंग दोनों ही है, x भी लिमिटिंग बोल सकते हो, y भी। तो अब तुम बोल सकते हो कि भाई t इक्वल टू 50 पे इसका मतलब आधी रिएक्शन हो गई कि नहीं? तो t इक्वल टू 50 जो है दिस इज हाफ लाइफ। तो ठीक है, आगे फिर चेक करना है। पहला पूछा है रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। अब रुको 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 रुको, अब ये यहां गड़बड़ हो जाएगी। dp बाई डी टी इक्वल टू के एक्स है, और अगर x के टर्म्स में लिखोगे इसको तो हाफ इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखोगे इक्वेशन को। यहाँ के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो कुल मिला के माइनस डी एक्स बाई डी टी जो है वो 2k इंटू एक्स है। और हाफ लाइफ जो आ रही है 50 सेकेंड, वो तुम क्या लिख सकते हो? ln 2/2k, ये वैल्यू 50 है, तो k की वैल्यू यहां से निकलेगी, k इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। 2k जो है दैट इज रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, k इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां गड़बड़ हो सकती। समझ में आ गया पॉइंट? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 100/0.609। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, ये आ जाएगा 100, नीचे आएगा 0.693। हाँ तो ये आ जाएगी, मतलब ln 2/100। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। 2 मोल x के मिक्स हो रहे हैं 1 मोल y के साथ, और 1 लीटर सॉल्यूशन बना है। 50 सेकेंड में 0.5 मोल y के बचे हैं, तो 0.5 मोल रिएक्ट कर गया, उसका 1 मोल रिएक्ट कर गया। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ये k इंटू एक्स इक्वल टू हाफ माइनस डी एक्स बाई डी टी 2k, ln 2/2k, ये वैल्यू 50 आ रही है, सही है।
करेक्ट स्टेटमेंट Ln2.693। भाई 0.5 बच रहे हैं लेफ्ट इन रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, तो 2 से 1 हो रहा है। अच्छा एक मिनट, इसमें तुमसे पूछा क्या गया है, पहले के का वैल्यू पूछा गया है, और ये मान लो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर के डैश है, तो ये के का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ ये के डैश है 2k डैश, समझ रहे हो ना। ऐसे समझो कि dp/dt इक्वल टू kx लिखा हुआ है, और kx लिखा हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हाँ ठीक है ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ही है ये, और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, तो हाफ इंटू माइनस dx/dt, ये भी ठीक लिखा है। क्या चीज? नहीं, के तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये रेट लॉ एक्चुअल में dp/dt इक्वल टू kx दिया है। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में जब हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे तुम्हें यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर k है, ठीक है ना, क्या चीज? तो जो माइनस ऑफ dx/dt है वो 2 टाइम्स ऑफ kx हो जाएगा। 2k हो जाएगा, हाँ। नहीं नहीं, ये 2k इंटू एक्स हो गया। तो अब जो तुम क्या कर रहे हो कि हाफ लाइफ निकाल रहे हो, मान लो इसको तुम इंटीग्रेट करते हो, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये वैल्यू आ गई 2k इंटू टी इक्वल टू ln x0 अपॉन x, ठीक है ना। अब x0 की वैल्यू तो पहले 2 थी, बाद में हो गई 1, ठीक है ना, तो ये t 50 सेकेंड दिया है, तो 2k की वैल्यू जो आ रही है वो बेसिकली ln2 अपॉन 50 आ रही है, 2k की वैल्यू आ रही है। और तुमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट k ऑफ द रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट k ऑफ द रिएक्शन ये गड़बड़ा रहा है इसमें, और डिफाइंड और कुछ किया भी नहीं, ठीक है ना भाई। 2k की तो ठीक है वैल्यू इतनी आएगी, 2k है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी को अगर हम, इसको मैं देख लूंगा कहाँ गड़बड़, वैसे तो ये ठीक है प्रोसेस, तो आंसर में ये दिया है। नहीं, आंसर में ये दिया है कि नहीं? नहीं दिया तो उसको तुम हाँ कहाँ भिड़ाए पड़े हो, कोई बोल रहा था ये आंसर है। चलो देख ले, हाँ तो वही मैं कहूँ, गलत आंसर आईटी में कैसे आ गया। चलो ठीक है, सेकंड सही है बी। थर्ड में बात करें एट टी इक्वल टू 50 माइनस dx/dt इक्वल टू दिस, ये चेक करना है। अच्छा तो देखो माइनस dx/dt तो हो गया तुम्हारा 2k इंटू एक्स। अब जब टाइम 50 सेकेंड है तो x की वैल्यू 1 मोलर है, और x की वैल्यू 1 मोलर है, तो माइनस dx/dt कितना हो गया, 2k के बराबर हो गया, और 2k के बराबर हो गया तो 2k की वैल्यू तो यही है ना ln2/50, जो इतनी आ जाएगी। आ रही कि नहीं? मुझे लगा कोई बोल रहा है कि आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट है, इसलिए मैं चेक कर रहा था, वो बाकी तो गलत है ही है। के रिएक्शन, हाँ y के इक्वल होगा के वाई, नहीं नहीं वो गलत हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का है 1, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का है 1, इसका मतलब दोनों ही वेरी तो एक्सपोनेंशियली करेंगे, चाहे x हो चाहे y हो, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो डिसाइड करता है कैसे कंसंट्रेशन का डिक्रीज आएगा चेंज आएगा।
अगर तुम्हें बोले कि भाई x कांस्टेंट है तब बताओ, तो y का फिर ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। और अच्छा, 1 से 10 में कोई और डाउट किसी का? 11 से 16 में कोई डाउट किसी का लग रहा है? 11 से 16, 12। भाई 12 में तो तुम में पता है कि R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो जैसे तुम लिखते हो A0/80 टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन और टाइम t पे, तो वो R0/RT के बराबर भी तो होगा। तो पहला इक्वेशन बना सकते हो कि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 मोलर रेट है इसका t इक्वल टू 10 मिनट पे। तो t इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया कि रेट कितना हुआ, R0। तो तुम ये बनाओ k इंटू टी इक्वल टू ln R0 अपॉन 0.04। दूसरा बन जाएगा ऐसे k इंटू 20 इक्वल टू ln R0 अपॉन 0.03। ठीक है, सेकेंड से 1 सब्सट्रैक्ट कर लो, तुम्हारा k आ जाएगा, और k आ जाएगा तो हाफ लाइफ आ गया। ठीक है भाई। फिर 17 से 20 में किसी का कोई लग रहा है? 17 से 20, 19। देखो 19 तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाला ही है, और t इक्वल टू 0 पर एंगल ऑफ रोटेशन 44 है, दैट इज R0। t इक्वल टू 70 पे 16.5 और इनफाइनाइट पे -11। वैसे तो तुम्हें रिजल्ट याद होगा कि AT इक्वल टू ln R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस R इंफिनिटी आता है कि नहीं। तो इस डेटा से पहले तो k निकाल लो, या डेटा रख दो इस इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन जाएगी इस डेटा से। दूसरा तुम्हें बोलना है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो RT की वैल्यू 0 होगी कि नहीं। जब सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो RT का वैल्यू 0 होता है। तो बस उसकी बना लो, k इंटू ये तो T1 है, मान लो ये T2 है, तो ln R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT की जगह रखो 0 माइनस R इंफिनिटी। ये दो इक्वेशन है, रेशियो ले लो, तुम्हारा T2 का वैल्यू निकल आएगा। सॉल्व बाद में करो, पहले तो उसका बना लो कि क्या करना है तुम्हें क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करते जाओ। ठीक है भाई, 20 से 30 के बीच किसी का कोई लग रहा है? 27। और किसी का 20 से 30 में कुछ? 24। ठीक है भाई, देखो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन दी है। फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है, सेकेंड रिएक्शन स्लो है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K-1 दिया है। डेल्टा H1 जो है वो एंथैल्पी चेंज फास्ट रिएक्शन का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड E1 E2 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन की है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन की। ठीक है भाई, अब इसमें K-1 दिया है कि मच ग्रेटर देन K2 है, तो पहला तो मैकेनिज्म की हेल्प से K इफेक्टिव निकालो। तो रेट लॉ क्या लिखोगे, R इक्वल टू K2 इंटू AM इंटू A। R इक्वल टू K2 इंटू AM इंटू A, और इसमें इंटरमीडिएट तुम्हारा AM है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K-1 ये लिख सकते हो AM अपॉन A इंटू M। तो AM की वैल्यू पुट कर लो, तो R आ जाएगा
K2 K1 अपॉन K माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम। तो ये K इफेक्टिव का वैल्यू मिल गया। अब K इफेक्टिव का वैल्यू मिल गया तो देखो डेल्टा H1 जो फर्स्ट रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, तो तुम्हें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है, EAF माइनस EAB, EAF माइनस EAB। तो E1 E2 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन की दी है, फर्स्ट रिएक्शन की मतलब E1, तो माइनस E1 डैश, फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे लिख सकते हो। और K2 K1 अपॉन K माइनस 1 अगर K इफेक्टिव है तो उस केस में यहां से एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, E2 प्लस E1 माइनस E माइनस 1, यही तो आएगी इफेक्टिव। आर्हेनियस इक्वेशन में डालोगे वैल्यू, आर्हेनियस इक्वेशन में वैल्यू डालोगे तो यही वैल्यू आनी, और ये वैल्यू आनी है। तो तुम देखो E1 माइनस E माइनस 1 मतलब E1 डैश बोल रहे हैं इसको, ठीक है। E1 माइनस E1 डैश क्या है, डेल्टा H1, तो डेल्टा H1 प्लस E2 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये जो दिया है K माइनस 1 मच ग्रेटर देन K2A, ये बेसिकली इसी मैकेनिज्म के लिए दिया है कि फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है, ठीक है भाई। हाँ बेटा, K इफेक्टिव तुम्हारा ये अच्छा, इसमें आर्हेनियस इक्वेशन से वैल्यू डालोगे भाई, K2 को लिखोगे A2 e टू द पावर माइनस E2 अपॉन RT, K1 की जगह रखोगे A1 e टू द पावर माइनस E1 बाई RT अपॉन K माइनस 1 की जगह रखोगे A माइनस 1 e टू द पावर E माइनस 1 बाई RT। तो रीअरेंज करोगे तो कंपेयर करने पे ये ओवरऑल आ जाएगा, है ना। क्लियर है भाई, ओके। 25 से 30 में किसी का लग रहा है कोई, अच्छा 27 बच गया भाई। 27 में सैपोनिफिकेशन इथाइल एसीटेट का हो रहा है 1:1 मोलर रेशियो में, दोनों को लिया है, और 10 ml 1 नॉर्मल HCl रिक्वायर होता है बाई 5 ml ऑफ सॉल्यूशन एट द स्टार्ट, 8 ml 1 नॉर्मल HCl रिक्वायर होता है बाई अनदर 5 ml आफ्टर 10 मिनट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है तो भाई एसिड डाल रहे हो वो किस काम आ रहा है, न्यूट्रलाइज करने के काम आ रहा है कि नहीं, इसको बेस जो पड़ा है इसमें बेस को न्यूट्रलाइज करने के काम वो एसिड आ रहा है। तो अब 1:1 मोलर रेशियो का मतलब है T इक्वल टू 0 पे जब तुमने बात की तो 1:1 तो मोलर रेशियो है, कंसंट्रेशन तो नहीं पता, तो कंसंट्रेशन हमने NaOH की मान ली कि A1 है, और A1 है, वॉल्यूम इसका 5 ml लिया है हमने, तो A1 इंटू 5 ये 1:10 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। T इक्वल टू 0 पे इतना HCl चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और टाइम T पर मान लो कंसंट्रेशन इसकी हो गई A2, वॉल्यूम 5 ml ही रिक्वायर है, तो 80 इंटू 5 क्या लिखोगे, दिया है हमें 8 ml, तो 1:8 के बराबर हो जाएगी। तो तुम्हें जो कंसंट्रेशन NaOH की है वही एस्टर की भी है, तो एस्टर के लिए इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो मिल जाएगा यहां से। अब रेशियो मिल जाएगा तो KT इक्वल टू ln A0/80 टाइप लगा दो आंसर, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।